हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो आज हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं यूनिट 20 का, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का, जो कि है क्राइसिस इन हायर एजुकेशन, बेसिकली क्राइसिस इन इंडियन हायर एजुकेशन। तो बेसिकली हमारी कंट्री पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, सॉरी। और जितने इसमें डेटा दिए गए हैं वो 2005 तक के मैक्स दिए गए हैं। तो 2005 तो काफ़ी ओल्ड हो जाता है हम लोग को पेपर लिखने के लिए। तो मैं क्या करूँगी कि जब मैं इसका फाइनल चैप्टर करा रही हूँगी, आई मीन फाइनल पार्ट करा रही हूँगी इसका, तो आपको न्यू डेटा मैं प्रोवाइड कर दूँगी जितना पॉसिबल हो पाएगा। अनटिल और अनलेस ऐसा नहीं है कि इसके जो डेटा दिए गए हैं वो रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज आपको वो लिखना है जो इस बुक में दिया है, वो तो लिखना ही है। जो नए डाटा है उनको ऐड करके लिखना है इसमें से, अगर जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो अब शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जो देखते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए। शुरू करते हैं। तो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर वेरियस, मतलब हमने बहुत सारे कमिटीज़ और कमीशन टाइम टू टाइम की उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं लाए। सबसे पहला इसमें हम बस मेजर वाले डिस्कस कर रहे हैं। तो कोठारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कि 48 और 49 में, जस्ट आज़ादी के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लाया गया देखने के लिए कि यूनिवर्सिटीज़ की क्या सिचुएशन है। फिर एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 एंड 66, जिसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 भी आया। ठीक है, इन लोगों ने हायर एजुकेशन को रिव्यू किया और कुछ मेजर्स कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं ये बताएं। अब ये 1948 और 49 और 86, मतलब 64 और 86, ये मैंने पहले एक वीडियो में आई थिंक यूनिट 17 वाले में थोड़ा कवर किया हुआ है। आपको थंबनेल पे ही उसका दिख जाएगा अगर इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ से एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी डिटेल में समझ सकते हैं अगर आपको समझना है। वैसे वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आई बटन पे उसको भी वो कर दूँगी, सजेस्ट कर दूँगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। सो आपको पता चल जाएगा कि इस एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या थी। ठीक है, पर यहाँ पे इस चैप्टर में ब्रॉडर वे में दिया हुआ है कि इन लोगों ने क्या बहुत सारे एस्पेक्ट देखे, उसके बाद मेजर्स वो किए कि कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तरीके बताए, कुछ इम्प्लीमेंट हो पाए जो इन लोगों ने तरीके बताए कि जिससे हम हायर एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं, कुछ हम लागू कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, बहुत सारे रीजंस थे उसके। जो बेसिक इनके सजेशंस थे वो थे कि क्वालिटी को अच्छा करना है, उच्चतम शिक्षा की क्वालिटी जो है उसको और बेटर करना है, क्योंकि हमारी जब आज़ादी हुई तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना है, बहुत सारे कोर्स आप देखते हैं हमारी कंट्री में, चाहे अदर जगह भी, ऐसे कोर्स है जिनको करके आपको कोई जॉब नहीं मिलता, कोई स्किल नहीं होता, वो बहुत थ्योरेटिकल होता है, कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम को, मतलब हायर एजुकेशन को बनाना कि जहाँ लोग जॉब वाले कोर्सेज कर सके। और अभी भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, चाहे बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बुक लास्ट जो इसमें 2005 तक का इन्फो दिया है, 5-6 तक का, तो इसमें कुछ ये जो कमीशंस थी उन लोगों ने जो जो बताए स्टेप्स या जो जो तरीके बताए कि जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो यहाँ दिए हुए हैं। जब बुक छपी होगी तो ये सब नहीं उस टाइम पे होंगे, पर अब कुछ कुछ है, तो मैं साइड बाय साइड बताती हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, जो कि अब लागू हो चुका है। ड्यू जेएनयू जैसे इन बड़ी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम ही चलाती हैं, क्योंकि बुक पुराना है तो मेंशन्ड है। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो कॉलेज और टीचर और लेक्चरर के लिए, जो कि अब होता है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म, अब रिफॉर्म वर्ड जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। किस टाइप का रिफॉर्म, तो कई सारे डिबेट है रिफॉर्म करने पे कि सब्जेक्टिव बना दिया जाए, कोई बोलता है ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए, कोई बोलता है 3 घंटे का एग्ज़ाम नहीं हो, तो बहुत सारे। हाँ, एग्ज़ाम को बेटर तरीके से कराना, टाइमली करवाना, ये सब था, तो वो हो रहा है अब। मतलब मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी कंट्री की, वहाँ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टिल जो गाँव में, रूरल एरिया में, वहाँ दिक्कत है, वहाँ टाइमली चीज़ें नहीं होती है। ऑटोनॉमस कॉलेज कॉन्सेप्ट, ये इसका भी इंट्रोडक्शन बहुत हद तक हो चुका है
बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कॉलेज अपना जो फंड है वो कहीं ना कहीं से अपने आप ही अरेंज करे, ऑटोनॉमस हो जाए, अपने डिसीजंस वगैरह ले। एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स के लिए जो बेसिकली प्रशासन में हेल्प करते हैं, उनके लिए एक प्रोफेशनल कॉलेज हो जहाँ वो हमेशा अपना डेवलपमेंट करते रहें, ऐसा। तो ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती है उन लोगों की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जैसे यूपीएससी की तो लबासना में होती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस सेटअप है। एडवांस स्टडीज़ और क्वालिटी रिसर्च के लिए ऐसे सेंटर्स बनाए जाएँ, ये बन रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में होती है, ठीक है। और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट करें क्वालिटी में हम टीचिंग की। बहुत सारे स्कूलों कॉलेजेस में तो होने लगी है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी बहुत पीछे है हम अगर कंपेयर करें अन्य देशों से, तो उसमें और थोड़ी विकास की ज़रूरत है। डेवलपमेंट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि इग्नू खुद बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और भी हमारे कंट्री में ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, वो भी मैं उस लेक्चर में जो है आई थिंक 17 यूनिट का, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। Efforts indicate that Indian higher education has been subjected to rigorous review to empower it to self-renewal and cope up with ever-changing social condition. हमें बहुत सारे मतलब efforts अभी लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सोशियो कल्चर कंडीशन बदल रहा है, सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन है वो हमेशा चेंज होती रहती है। उसके हिसाब से हमें जो है सब्जेक्ट्स को बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से लोगों को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन करते हैं, तो देखिए लास्ट 5 डेकेड्स में, मतलब आज़ादी के 50 सालों के, मतलब आज़ादी के 50 सालों बाद तक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है हमारा हायर एजुकेशन का, क्योंकि आज़ाद हुए तो हमारा एक मोटिव था, हम आज़ाद हुए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी तो अंग्रेज़ों द्वारा थी, तो उनको इम्प्रूव करना था और यूनिवर्सिटीज़ खोलनी थी, क्योंकि कभी भी हमारा पॉपुलेशन कम नहीं था, पॉपुलेशन हमारा हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। उन सबको एक जगह देनी थी। इंडिया बहुत इलिटरेट कंट्री थी, मतलब बहुत सारा परसेंटेज अभी भी शिक्षा से दूर रहा था, तो यूनियन का उस टाइम आज़ादी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो यही प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुँचे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने शुरू में जो था 7.86 जो है फर्स्ट 5 ईयर के प्लान में वो किया, अपने जीडीपी से इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ एजुकेशन में। लेकिन समय के साथ जो ये एजुकेशन में इतना इन्वेस्टमेंट है वो कम होता गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एजुकेशन इंक्रीज फ्रॉम 9 इन अ फर्स्ट ईयर प्लान, फोर्थ ईयर प्लान टू 25, 9 से 25 तक फोर्थ प्लान तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर गिर गया कितना, 8% पे, ठीक है, 1991 और 96 में। ये वो भी फेज था जब हम लोग थोड़ा लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, हमने गेट अपने जो थे उसको ओपन कर दिया था, कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे थे, तो अदर सेक्टर्स को भी इम्प्रूव करना था। जैसा कि उसके बाद ये था कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हायर एजुकेशन से हटकर क्या, हमें थोड़ा अब एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा देना था, बिकॉज अभी भी बहुत बड़ा तबका था जो स्कूल तक पहुंच नहीं पा रहा था, या लिटरेट भी नहीं था, मतलब उसको अक्षर का ज्ञान भी नहीं था, तो वो करना बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद हमारे यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान भी था, जिसमें 14 साल तक के बच्चों को देना, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन से हटा के अपना ध्यान थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा देने लगे। आई होप कि मेरी आवाज़ आज साफ आ रही हो, बिकॉज थोड़ा गला खराब है। हमारे पास प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज़ और आईआईएम्स भी हैं, जो कि मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के काम करती हैं, जो बहुत ही हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हाई क्वालिटी शिक्षा दे के बच्चों को निकाल रही हैं, जिससे जो बच्चे विश्व में हर जगह जाके कॉम्पीट कर रहे हैं, विश्व के लोगों से हर लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स जो कि रिसर्च वगैरह में हेल्प कर रही हैं। इवन प्राइवेट जो इनिशिएटिव 1991 के बाद आने लगा,
उसने भी बहुत हेल्प की हमारे जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको इम्प्रूव होने में, और अच्छे ह्यूमंस को जो कि ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, उनको कंट्री में डेवलप करने की। तो ऐसी बात नहीं थी कि केवल डिक्लाइन ही बहुत हद तक हो रहा था, इम्प्रूवमेंट भी थी, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टिल ना उस लेवल का पहुंच पाया था। स्टिल बहुत लोग इलिटरेट थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमको देखना था। अब हम मेजर इश्यूज जो अभी तक की है, 2005 जब तक की बुक लास्ट छपी होगी, 2005-6 तक की, उन सबको डिस्कस करेंगे। और आई थिंक वो इश्यूज स्टिल अभी भी हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की वो नहीं हुई है, तो काफ़ी हद तक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे मेजर इश्यूज। अभी के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड बी पॉजिटिव इन कमेंट सेक्शन, और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।